हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शक्ति भारत और आप सबका फिजिक्स क्लब में स्वागत करता हूं। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में सीखा था, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे। उससे पहले मैंने पोजीशन टाइम ग्राफ सिखाया है आपको, और यह सिखाया है कि ग्राफ्स के डर को खत्म कैसे किया जाता है, कैसे हमें छोटी छोटी बातों को एनालाइज करना होता है, कैसे अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है कि ग्राफ्स है तो आता है। ये नहीं कहना कि यार यहां तो ग्राफ आ गया है, ये सवाल मेरे से नहीं बनेगा। ये मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से हटा दीजिएगा, क्योंकि ग्राफ्स इजी होते हैं। एक ही चीज उसमें हमें फाइंड आउट करनी होती है कि स्लोप क्या है। उसकी बेसिक डेफिनेशन से शुरू होता है। वेलोसिटी है तो dx अपॉन dt, एक्सेलरेशन है तो dv अपॉन dt। बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन, बेसिक फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। स्लोप अपने आप पता लगेगी, ग्राफ का एनालिसिस अपने आप आपको आ जाएगा। जरूरत किस चीज की है, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स पे विजिट करिए, जहां पर मैंने ग्राफ का डिस्कशन किया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिस्कशन किया है, पोजीशन टाइम ग्राफ का डिस्कशन किया है और जनरल फॉर्म ऑफ ग्राफ्स का डिस्कशन किया है। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के न्यूमेरिकल्स। कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स जिसको आप सीखेंगे, जिसको आप कैलकुलेशन में अपने हाथों से उसको लिख के देखेंगे, उसको समझेंगे, तो आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि सिर्फ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कॉन्सेप्ट को सीखने से आपको कितना कुछ आ सकता है। जब आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो न्यूमेरिकल को कैसे टैकल करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट में एक बैरियर जो होता है, आज उसको हम खत्म करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंटरेस्टिंग टॉपिक से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के न्यूमेरिकल से। लीजिए, मेरा सबसे पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि आपको वेलोसिटी और पोजीशन ग्राफ, लेट से आपको वेलोसिटी और पोजीशन ग्राफ दे रखा है और आपको ड्रॉ करना है इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ, राइट। तो ये एक मेरे पास ग्राफ है। यहां पर मैं v नॉट लिख रहा हूं, यहां पर मैं x नॉट लिख रहा हूं। ये आपको एक ग्राफ गिवन है, ये गिवन है, राइट। एक पार्टिकल है, उसका एक ग्राफ है, वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ। Draw the corresponding acceleration position graph। अब देखो, ऐसे सवाल जब आते हैं तो स्टूडेंट थोड़ा सा घबरा जाता है। सबसे पहली घबराहट कहां से होगी कि यहां पर टाइम नहीं है, राइट, कि यहां पर वेलोसिटी है, यहां पर टाइम। यही सीखते आए हैं, जब भी मास्टर ने सिखाया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। यहां पर क्या आ गया, यहां पर पोजीशन बैठी हुई है, यहां पर टाइम नहीं है। तो सबसे पहले स्टूडेंट इस सवाल को छोड़ देता है कि बाद में देखेंगे, किसी से सॉल्व करवा लेंगे, टीचर से सॉल्व करवा लेंगे। लेकिन हमें पता है वो क्या पूछ रहा है, किस चीज की रिक्वायरमेंट रख रहा है, एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ की रिक्वायरमेंट रख रहा है। और आपको पता है कि एक्सेलरेशन का वेलोसिटी टाइम के साथ क्या संबंध है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी अपॉन dt होता है। सिमिलरली साथ ही साथ आपको एक्सेलरेशन और पोजीशन का फॉर्मूला भी पता होता है। मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv अपॉन dx। ये एक प्यारा सा फॉर्मूला है आपके सामने और सबको आता होता है, राइट। इस फॉर्मूले को यूज करके हम इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं, इसका ग्राफ कैलकुलेट करेंगे। चलिए सीखते हैं। ये हमें देखो करना क्या, यहां एक्सेलरेशन बैठा है, यहां पोजीशन बैठा है, तो इस रिलेशन को एस्टैब्लिश करना है, राइट। सबसे पहले हमें तो v पता करना होगा कि v क्या है, फिर हम dv अपॉन dx पता करेंगे और फिर ग्राफ बनाएंगे। ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो चलिए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखते हैं इस ग्राफ से। ये भी एक सीखने वाली बात है कि आपको ग्राफ को जब भी आपका बस ना चले तो ट्राई करें, अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिखें। हम सबको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आता होता है, क्या लिखते हैं, y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ये स्लोप होता है, ये इंटरसेप्ट होता है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस कोऑर्डिनेट्स है, राइट। y एक्सिस पे कौन बैठा है, वेलोसिटी बैठा है, हम वेलोसिटी लिख देंगे यहां पर। इसका स्लोप कितना होगा, चलिए कैलकुलेट करते हैं। यहां पर जो स्लोप आने वाला है, m का वैल्यू आने वाला है, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन आपको सबको दिख रहा होगा कि ये जो एंगल है, ये आपको 45 डिग्री गिवन है, राइट। आपको सबको यहां पर सॉरी, देखो ये जो एंगल आएगा ये क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। ग्रेटर देन 90 डिग्री का मतलब क्या होगा कि
ये जो स्लोप आएगा स्ट्रेट लाइन का वो नेगेटिव होगा, राइट? तो क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, चलिए लिखते हैं माइनस ऑफ, परपेंडिकुलर है v नॉट और यहां से लेके यहां तक ये हो गया x नॉट, ये हमारे पास स्लोप का वैल्यू आ गया है, दिस इज स्लोप। ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, m का वैल्यू हमें पता लग गया है, c क्या होगा, इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस है v नॉट, तो c का वैल्यू आएगा v नॉट। वैल्यू जब मैं पुट करता हूं y की जगह क्या लिखूंगा, y एक्सिस पे कौन है, वेलोसिटी बैठा हुआ है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं वेलोसिटी v इक्वल्स टू m की जगह लिखूंगा माइनस v नॉट अपॉन x नॉट, राइट? x की जगह कौन है, x ही है, तो मैं उसको x लिख रहा हूं, प्लस c, पॉजिटिव इंटरसेप्ट क्या है, v नॉट है। ये मेरे पास इस ग्राफ का इक्वेशन है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, राइट? इस ग्राफ को ध्यान में रखते हुए हमें इस फॉर्मूले तक पहुंचना है। v का वैल्यू हमें पता लग गया, ये है v का वैल्यू, इसको मैं लिख रहा हूं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब मुझे किसकी कैलकुलेशन करनी है, dv अपॉन dx की, तो चलिए इसी इक्वेशन को यूज करते हुए मैं dv अपॉन dx का कैलकुलेशन करता हूं। ये क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट आएगा माइनस v नॉट अपॉन x नॉट। अगेन डिफरेंशिएशन के लेक्चर आप मेरी वीडियोस पे मेरे चैनल पे विजिट करके सीख सकते हैं, फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर चैनल का नाम है, वहां पर आप विजिट करेंगे आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के लेक्चर्स दिख जाएंगे। ये आपका डिफरेंशिएशन आएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ओके, हमें dv अपॉन dx पता लग गया, हमें v पता लग गया। इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 3 और 4 को हम इस फॉर्मूले में यूज करेंगे। Therefore, acceleration can be written as v का वैल्यू ये पूरा का पूरा लिख देते हैं माइनस v नॉट अपॉन x नॉट x प्लस v नॉट, ये मैंने v का वैल्यू लिख दिया। dv अपॉन dx का वैल्यू क्या है, माइनस v नॉट अपॉन x नॉट, ये वैल्यू है। इनको जब मैं सॉल्व करूंगा तो एक्सेलरेशन का देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएंगे, v नॉट अपॉन x नॉट, v नॉट अपॉन x नॉट ये स्क्वायर में चला जाएगा, v नॉट अपॉन x नॉट स्क्वायर में चला गया, x आ गया। इस चीज को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस है माइनस में जाएगा, v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय x नॉट। ये आपके पास एक्सेलरेशन और पोजीशन के बीच एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया है। आप इसको आसानी से देख सकते हैं, यहां पर वेरिएबल एक्सेलरेशन है, यहां पर वेरिएबल ये x बैठा हुआ है। ओके, इस इक्वेशन को देखते हुए मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। अब आप देख सकते हैं यहां पर x की पावर क्या है, 1 है, इसका मतलब जो भी ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। दिस इज y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, राइट? तो इसको अगर मैं देखूं y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी के नजरिए से देखूं तो m का वैल्यू कितना आ गया, m आ गया v नॉट अपॉन x नॉट का स्क्वायर। कई बार आपको न्यूमेरिकल्स में ये भी पूछ लिया जाता है कि बताओ स्लोप कितना होगा एक्सेलरेशन पोजीशन इक्वेशन का। ये स्लोप आ गया, ये इंटरसेप्ट है, तो c का वैल्यू कितना आएगा, c इक्वल्स टू माइनस v नॉट स्क्वायर अपॉन x नॉट, ये आएगा c का वैल्यू। ओके, इट इज ए स्ट्रेट लाइन। ये जो इक्वेशन को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है ये वाली इक्वेशन, तो ये स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करेगा। तो इसका ग्राफ कैसा हो सकता है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो उसको ट्रेस करते हैं, ग्राफ कैसा होगा। तो देखिए एक्सेलरेशन पोजीशन का जो ग्राफ बनने वाला है वो क्या बनेगा, ये एक्सेलरेशन एक्सिस मैं बना रहा हूं और ये है मेरे पास पोजीशन एक्सिस x। अब जो इसका इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है, इसका मतलब जो स्ट्रेट लाइन होगा वो यहां कहीं से शुरू होगा, राइट? और जो इसकी स्लोप है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब वो कुछ ऐसे जाएगा सो दैट कि ये जो एंगल हो वो लेस देन 90 बने। हम सबको पता है जब एंगल लेस देन 90 बनेगा एक्स एक्सिस के साथ तो स्लोप क्या होगा, कर्व का पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से ये जो पॉइंट आएगा, ये जो पॉइंट है उसकी वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ v नॉट स्क्वायर अपॉन x नॉट, ये वैल्यू है। और इसका जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप होगा, m का जो वैल्यू होगा दैट इज v नॉट अपॉन x नॉट का होल स्क्वायर। So this is the acceleration position graph for this numerical. I hope को आपको ये सवाल समझ आया होगा, काफी आसान है और अगर नहीं आता हो तो काफी मुश्किल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, उसमें भी हमें
इक्वेशन ही बनाना पड़ेगा, लेकिन वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो इस वीडियो को आप अपने हिसाब से समझिए, पॉज कर करके नोट्स बनाइए, एक एक चीज जो मैं बोल रहा हूं उसको भी लिखिए और जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं उसको भी लिखिए, सो दैट कि आप अपने तरह से एक नोट्स बना सकें और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। आपको जो चीज नहीं आती है मेरे को वो कमेंट सेक्शन में बताइए कि इससे रिलेटेड इस तरह का न्यूमेरिकल मेरे से नहीं हो रहा है, तो मैं उसको भी डिस्कशन में जरूर लेके आऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो है मेरे पास ये है वेलोसिटी टाइम एंड दिस, इसको 4 लिख लेते हैं, इसको 4 लिख लेते हैं। तो ये वेलोसिटी टाइम है। आपको पता है जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ ये है, ऑब्वियस सी बात है कि ये एंगल कितना बनेगा, 45 डिग्री एंगल बनेगा। वीटी ग्राफ है। इससे आपसे पूछा गया है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाइए और पोजीशन टाइम ग्राफ भी बनाइए, राइट। तो आपसे दो बातें पूछी गई हैं, ड्रॉ ए टी ग्राफ, और दूसरी बात पूछी गई है ड्रॉ एक्स टी ग्राफ, राइट। दो बातें आपसे पूछी गई हैं, दोनों बातों को आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ नहीं गिवन, बस आपको ग्राफ गिवन है, तो इस ग्राफ की हेल्प से हमें क्या करेंगे, हम इस का स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिखेंगे। चलिए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होता है y इक्वल्स टू mx प्लस c, राइट। अब इसका स्लोप कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या एंगल से देखेंगे तो -1 आएगा, क्योंकि आपको जो एंगल देखना होता है वो ये वाला एंटी क्लॉकवाइज एंगल देखना होता है आपको, ये आएगा 135 डिग्री, राइट। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो tan ऑफ 135 आएगा वो आएगा -1। इसका मतलब इसका स्लोप क्या आ गया, स्लोप जिसको आप एम बी लिखते हैं वो आ गया -1। लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का लास्ट लेक्चर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब यहां पर जो स्लोप का वैल्यू आ रहा है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कितना वैल्यू आ रहा है उसका, -1 वैल्यू आ रहा है। इट इज ए कांस्टेंट बट नेगेटिव वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू है लेकिन नेगेटिव वैल्यू है। तो इसका ग्राफ मैं यहां पर बना दूंगा अभी के अभी, कि एक्सेलरेशन का जो मेरे पास टाइम के साथ वेरिएशन आया है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है बट नेगेटिव वैल्यू है। तो ये मैंने बना दिया बड़े प्यार से, ये एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट है, और कितना वैल्यू है, -1 वैल्यू है। सो हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। इस पे चलते हैं, एक्सटी ग्राफ क्या होगा। एक्सटी ग्राफ के लिए मुझे इक्वेशन को थोड़ा और आगे एक्सपेंड करना पड़ेगा। चलिए इस इक्वेशन को लिखने की कोशिश करते हैं। y एक्सिस पे कौन बैठा है, वेलोसिटी बैठा है, x एक्सिस पे कौन बैठा है, टाइम बैठा है। तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी आई, -1 आई, -1 लिख दिया, t प्लस इंटरसेप्ट क्या है, c का वैल्यू पॉजिटिव इंटरसेप्ट कितना है, 4 है, ये 4 लिख दिया। तो वेलोसिटी कितना आ गया, देखो वेलोसिटी इक्वल्स टू 4 - t लिख सकते हो आप, 4 - t, ये वेलोसिटी और टाइम का इक्वेशन आ गया। यहां से वेलोसिटी को क्या लिखा जा सकता है, dx अपॉन dt लिखा जा सकता है, इक्वल्स टू 4 - t। dx कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा 4 - t dt। कुछ बातें यहीं पर बोल देते हैं कि ऐसा कर क्यों रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आपको x और t के बीच रिलेशन कैलकुलेट करना है, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग ही आप ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। अब x और t का जो रिलेशन आएगा वो कहां से आएगा, देखो दिख रहा होगा ना, यहाँ dx आ रहा है, यहाँ dt आएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो खत्म कहानी। अब इसको इंटीग्रेट जब किया जाएगा दोनों तरफ से, तो ये आ गया x इक्वल्स टू 4t माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2। अगेन आपको इंटीग्रेशन का यहां पर जरूरत पड़ा है, लास्ट सवाल में आपको डिफरेंशिएशन का जरूरत पड़ा था। अगर आपको नहीं पता लग रहा है कि ये कैसे, यहां से ये कैसे हो गया, तो आप प्लीज मेरे प्रीवियस लेक्चर पे जो इंटीग्रेशन का लेक्चर है उस पे विजिट करके इन छोटी बातों को आसानी से सीख सकते हैं। ओके, तो ये मेरे पास एक x और t के बीच रिलेशन आ गया। आप दिख रहा है कि यहां पर ये पावर इसकी 1 है और यहां पर पावर ये 2 है। इसका मतलब ये है कि अगर
ये होता x इक्वल टू 4t होता सिर्फ, तो वो एक स्ट्रेट लाइन होती, x की पावर और t की पावर 1 है, लेकिन यहां पर t की पावर 2 में चली जा रही है, ये थोड़ा पैराबोलिक नेचर शो करेगा कि स्ट्रेट लाइन ये नहीं होने वाला है। प्लस है, प्लस होता तो इसका मतलब x की वैल्यू बढ़ रही थी, माइनस है, माइनस का मतलब x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कम होगी। तो देखो इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, आपके सामने है, ये है एक्स टी ग्राफ, x और इधर t। अगर मैं इस चीज को छिपा दूं, x इक्वल टू 4t का जिक्र करूं, तो ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा आएगा, x इक्वल टू 4t, राइट, कि स्लोप 4 हो गई और वेरिएबल t हो गया। लेकिन माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 के कारण ये जो ग्राफ है ये ऐसे, देखो पहले अगर सीधा जाता तो x की वैल्यू इंक्रीज कर रही होती, लेकिन माइनस के कारण अब x की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो ये कुछ ग्राफ ऐसा आएगा। अगर यहां पर प्लस होता तो यही चीज ऊपर को हो जाती, x की वैल्यू इंक्रीज कर रही होती। ओके, आई होप कि आपको ये सवाल भी समझ आया होगा, x और t कैसे ये बेंड हुआ है और इधर ही क्यों बेंड हुआ है, इस नेगेटिव का कसूर है सारा। ये नेगेटिव की जगह अगर यहां पर प्लस होता तो ग्राफ ऊपर की तरफ होता, अगर ये चीज होती ही ना तो ये एक स्ट्रेट लाइन बना होता। ये है हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये है मेरे पास पोजीशन टाइम ग्राफ, और सवाल खत्म। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, बेसिक सवाल भी कई बार आना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस बेसिक सवाल को नहीं देखा है और वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, एग्जामिनर ने कहा कि चलो यार आसान सवाल डाल देते हैं, बच्चे ग्राफ से डरते हैं, और पता लगा कि आप आसान सवाल को तो तैयार करके ही नहीं गए, आप तो मुश्किल सवाल ही तैयार करते रहे। तो अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल ये कहता है कि आपके पास एक वी टी कर्व है, समथिंग लाइक दिस, ओके, और एक ये पॉइंट ले लो, 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 नाम रखते हैं ए बी सी डी ई, इनके नामकरण कर दिए गए हैं, राइट। आपसे पूछा गया बताओ किस किस पॉइंट पे एक्सेलरेशन किस तरह का बिहेवियर शो कर रही है, एक्सेलरेशन की क्या सिचुएशन है ए पे, बी पे, सी डी ई पे। आसान सा सवाल है, जिन्होंने लास्ट लेक्चर देखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे हैं, तुरंत एक सेकंड में आंसर आएगा। यहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव, यहां पर जीरो, यहां पर नेगेटिव, यहां पर जीरो, यहां पर पॉजिटिव। कैसे? टेंजेंट बना के। जब मैं ए पे टेंजेंट बनाऊंगा तो आप देखोगे ए का टेंजेंट कैसा होगा, समथिंग लाइक दिस, ओके। ये होगी इमेजिनरी एक्स एक्सिस। अब इमेजिनरी एक्स एक्सिस से ये कैसा एंगल बना रहा है, थीटा। थीटा क्या है, लेस देन 90। यहां पर थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री। और आप सबको पता है जब एक्यूट एंगल होता है तो स्लोप क्या होती है, पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। बी पॉइंट, बी पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो बनेगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। पैरेलल टू टाइम एक्सिस बनेगा, इसका मतलब यहां पर एंगल क्या आएगा, जीरो। तो एक्सेलरेशन होगी जो बी पॉइंट पे वो होगी जीरो, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। सी पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, और इमेजिनरी एक्स एक्सिस के साथ उसका जो एंगल है वो बनेगा ग्रेटर देन 90, ऑब्ट्यूज एंगल। इसका मतलब एक्सेलरेशन एट पॉइंट सी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अगेन डी की एक्सेलरेशन, डी पॉइंट की एक्सप्लेनेशन और बी पॉइंट की एक्सप्लेनेशन सेम होगी, तो डी पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन आने वाली है वो क्या होगी, जीरो होगी। ई पॉइंट की एक्सप्लेनेशन और ए पॉइंट की एक्सप्लेनेशन सेम होगी, यहां पर भी टेंजेंट बनाया जाएगा और इमेजिनरी एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा। सो एक्सेलरेशन एट पॉइंट ई इज पॉजिटिव। इस क्वेश्चन का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हम सभी को आना चाहिए। अगले सवाल पे चलते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो मेरे पास एक ये सवाल है, एक ये है मेरे पास वेलोसिटी, ये है मेरे पास टाइम एक्सिस। इसको मैं लिख रहा हूं
समथिंग लाइक 8, इसको मैं 10 लिख रहा हूं, इसको मैं 5 लिख देता हूं या -5 लिख देता हूं। दिस इज 3, 5 एंड 7 ऐसे। तो आपसे पूछा जाता है कि बताओ इस न्यूमेरिकल में डिस्टेंस की क्या वैल्यू है और डिस्प्लेसमेंट की क्या वैल्यू है। आसान सा सवाल है, कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है। बता देता हूं कि कैसे करेंगे इस सवाल को, एरिया कैलकुलेट करके कि जो एरिया, ये वाला एरिया है, टाइम एक्सिस से ऊपर वाला एरिया है, उसको पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, टाइम एक्सिस से नीचे वाले एरिया को नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा जब भी हम वेक्टर क्वांटिटीज को कैलकुलेट करेंगे। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए उसके लिए ये वाले एरियाज को भी पॉजिटिव लेंगे। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए इसको नेगेटिव लेंगे। फिर से बोल रहा हूं, जब भी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे या और कोई वेक्टर क्वांटिटी, जब भी हम इस तरह के कॉन्सेप्ट को यूज करके करेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज के लिए हमेशा टाइम एक्सिस से नीचे वाला एरिया को माइनस किया जाता है और स्केलर क्वांटिटीज के लिए माइनस नहीं किया जाता है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या रहेगा? सबसे पहला काम रहेगा इन एरियाज को कैलकुलेट करना। तो इन एरियाज को कैलकुलेट किया जाए। A1 क्या है? एक रेक्टेंगल की फॉर्म में है, लेंथ इंटू विड्थ किया जाएगा। लेंथ है इसकी 10 और विड्थ है इसकी 3, तो 10 × 3 इक्वल्स टू 30 आ गया। A2 का कैलकुलेशन करते हैं। A2 देखते हैं कितना होगा। यह है यहां से लेके यहां तक 5 - 3, ये आएगा 5 - 3। इसका विड्थ हो गया, लेंथ कितना है? 5। ये चीज मैं आपको बताने वाला हूं। मैंने यहां 5 लिखा है, कुछ बच्चे कहेंगे ये तो -5 था, मुझे तो -5 लिखना है, राइट? आप 5 लिखें या -5 लिखें, इसीलिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मॉड लगा के चलना है, एरियाज के दोनों तरफ मॉड लगाना है, सो दैट कि अगर आपने -5 लिखा है तो भी सही चले, अगर आपने सिंपली 5 लिखा है तो भी कहानी सही चले मॉड लगाने से। चलो मैं -5 ही लेता हूं और मॉड का आपको बता देता हूं कि क्या रोल रहेगा। ये आ जाएगा 5 - 3 2, तो ये आ गया -10। अब A3 कैलकुलेट करना है मुझे। A3 का वैल्यू एक ट्राइंगल की फॉर्म में है, हाफ, इसका बेस होगा 2, 7 - 5 और इसका हाइट है 8। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा A3 का वैल्यू आता है 8 पॉजिटिव। ओके, A1 A2 और A3 का वैल्यू आ गया। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है, मॉड में लगाएंगे A1 प्लस A2 प्लस A3, सॉरी ये चीज जो है ये नेगेटिव रखी जाएगी मॉड में। A1 का वैल्यू 30, A2 का वैल्यू -10 और A3 का वैल्यू आया है 8। अब देखो मॉड का रोल आपको यहां दिखेगा कि मॉड ऑफ -10 क्या आएगा? 10 आएगा। 30, 10, 8। अगर आप यहां पर -5 लिखते, सिर्फ -5 ना लिखते, यहां 10 आता, यहां 10 आता, तो -10 फिर भी हो रहा था, यहां पर -10 ही हो रहा था। इसीलिए मॉड लगाना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसको सॉल्व करेंगे 30 - 10 20, 20 + 8 28। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। दिस इज द कैलकुलेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस की कैलकुलेशन करनी है हम सबको, डिस्टेंस की कैलकुलेशन करनी है हम सबको। तो डिस्टेंस के लिए क्या किया जाएगा? यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, राइट? तो फिर यहां भी प्लस कर दिया जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो सारे एरियाज को हम प्लस करेंगे। सॉल्व करते हैं इसको, देखो कितना आएगा? 48 मीटर डिस्टेंस का यूनिट आ गया। इस क्वेश्चन से हमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की कैलकुलेशन करना सीखा है। एक सवाल और देख लेते हैं, उसमें भी हमें ग्राफ ही ड्रॉ करना होगा। चलिए उसको जल्दी से देखते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करते हैं। लेक्चर्स को रिवाइज करिए, चैनल पे विजिट करके अपने पुराने जो भी आपको टॉपिक नहीं आ रहा है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको डिस्कशन में लाऊंगा। अभी काइनेमैटिक्स चल रहा है, काइनेमैटिक्स से रिलेटेड सीक्वेंस में पैटर्न चलेगा, सो दैट कि आपको ये ना लगे कि आज तो ये था, कल फ्री फॉल था, अगले दिन रिलेटिव वेलोसिटी आ गया। तो
ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल एक पैटर्न में चलेगा कि जैसा हम स्कूलों में पढ़ते हैं, जैसा कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। मुझे भी 8 साल से मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूं, तो आपके सामने अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूं कि इतनी सी रिक्वायरमेंट अगर आपको आती है, बात ये नहीं होती कि कौन ज्यादा मुश्किल सवाल पढ़ा रहा है तो वो टीचर अच्छा है। बात ये है कि आसान सवाल समझ के, मुश्किल सवाल समझ के, मीडियम लेवल के सवालों को समझ के आप कितना याद रख पाते हैं, क्योंकि परफॉर्म आपको करना है एग्जाम में, आपको अपने आप को प्रूफ करना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उन्होंने पूरा कोचिंग इंस्टीट्यूट का पैकेज तक रट लिया होता है, एग्जाम हॉल में जाके बोलते हैं मेरे से तो 10 ही सवाल हुए। उसका रीजन क्या है? आप बहुत सारी किताबों को इकट्ठा कर लेते हैं, है ना। जिसने टीचर के डेस्क पे जो किताब पढ़ी थी, अगले दिन वही किताब आपके घर पे आ जाती है। उसका रीजन एचसी वर्मा, तो एचसी वर्मा। रैस्निक हॉलिडे टीचर के टेबल पे पढ़ी है, रैस्निक हॉलिडे आपके घर में आ गई। और एसएस क्रोटोव पढ़ी है, एसएस क्रोटोव आप ले आए। इरिडोव पढ़ी है, इरिडोव। भाई आपको जरूरत नहीं है रैस्निक हॉलिडे और इरिडोव की, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो। सिंपल जो मेडिकल का पैकेज होता है उसको सॉल्व करिए। एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी किसने कहा कि आसान होता है? प्रदीप पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपने प्रदीप पढ़ना शुरू कर दिया। किसने कहा कि एसएल अरोरा पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपने वो पढ़ना शुरू कर दिया। आपका अपना अस्तित्व बनाना है, सिंगल बुक फॉलो करनी है, उसी बुक को बार बार सॉल्व करना है, सो दैट कि आपको पेज पे क्या लिखा है वो याद हो जाए। अगर वो भी नहीं हो पाता, अपने नोट्स बनाइए अप टू डेट, जिस नोट्स में सब कुछ है, किताब को देखने की जरूरत तक ना पड़े। ओके, मेरा मूल मंत्र ये कहता है कि जब भी बच्चा फिजिक्स करे तो सिर्फ रफ कॉपी पे सोल्यूशन ना सॉल्व करे, एक तरीके से रफ कॉपी बनाए, उसमें क्वेश्चन भी लिखे और सोल्यूशन लिखे। क्वेश्चन लिखने का जो फायदा होगा वो आपको आखिरी दिन पता लगेगा, उससे पहले नहीं पता लग पाता। उससे पहले आपको क्या पता लगता है? इसका सोल्यूशन मैंने सॉल्व कर लिया है, ये क्वेश्चन मुझे आता है। लेकिन अगर आपने न्यूमेरिकल प्रॉपरली लिखा है, उसके नीचे क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसका फन जो है रिवीजन में 10 मिनट में आपका रिवीजन होगा। ओके, मेरी बात को याद रखना। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और समथिंग लाइक दिस कि ट्रायंगुलर फॉर्म सी बन रही है, ऐसे और ऐसे। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है मेरे पास, और आपसे पूछा गया है ड्रॉ द कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। राइट, क्या पूछा गया है? ड्रॉ द कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, AT ग्राफ। ड्रॉ द कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। बिल्कुल आसान है, घबराने की बात नहीं है। चलिए डिस्कशन में लाते हैं। ये है 0, ये लाइन, इस लाइन का स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? इसका स्लोप होगा नेगेटिव। स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये लाइन जो है थीटा बना रही है, जो कि लेस देन 90 डिग्री है, तो इसका स्लोप होगा पॉजिटिव। ये जो लाइन है, ये थीटा कितना बना रही है? थीटा ग्रेटर देन 90 बना रही है, इसका मतलब इसका स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेम नेचर शो कर रही है। अगर आप कहते हो कि आपको कैसे पता लगा कि ये वाली इस लाइन का स्लोप नेगेटिव है, तो मैं आपको कहूंगा इसको जरा सा एक्सटेंड कर दो और फिर देखो कि थीटा कैसा बन रहा है? ग्रेटर देन 90 ही बन रहा है। ओके, तो मुझे ये पीछे नहीं जाना है, तो इसीलिए मैं यहीं से कहानी शुरू करूंगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे टाइम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना होता है। ओके, तो चलो ये मैं लिख लेता हूं T1, T2, T3 और ये आ गया T4। ये आ गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इसके कॉरस्पॉन्डिंग। ये है A और इधर है T। T1, T2, T3, T4। T1, T2, T3, T4। पहले क्या कहता है? नेगेटिव है। T1 तक कैसा है? नेगेटिव है बट कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन जब भी होगा इसका मतलब कांस्टेंट है। पॉजिटिव नेगेटिव आपने डिसाइड करना होता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन क्या बता देता है कि कांस्टेंट स्लोप है। ओके, कांस्टेंट बट नेगेटिव। यहां से लेके यहां तक ये कहता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। VT ग्राफ है, VT ग्राफ का स्लोप क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। तो यहां से लेके यहां तक क्या बता रहा है? ये जो लाइन है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है बट नेगेटिव एक्सेलरेशन है। कांस्टेंट बट नेगेटिव, ये हो गया कांस्टेंट बट नेगेटिव एक्सेलरेशन T1 तक। उसके बाद क्या कहानी हुई? T1 से लेके T3 तक
पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। चलो भाई पॉजिटिव वाली तरफ चलते हैं। ये नेगेटिव होता है ना, टाइम एक्सिस से नीचे वाला नेगेटिव, टाइम एक्सिस से ऊपर वाला पॉजिटिव। अब हम पॉजिटिव वाले एरिया में आ गए, तो T3 तक तो रहेगा पॉजिटिव, कांस्टेंट बट पॉजिटिव T3 तक। उसके बाद फिर से नेगेटिव है, T3 से T4 तक, यहां से यहां तक नेगेटिव है। तो फिर से ड्रॉ कर दूं तो कुछ ऐसा ग्राफ आपको दिखेगा अपने न्यूमेरिकल के ऑप्शंस में। AT ग्राफ, जो ऐसा ग्राफ होगा वो सही होगा, उसको टिक करना है। ये है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इस तरह से आज मैंने जो 5 या 6 न्यूमेरिकल का डिस्कशन आपके सामने रखा है, इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ही फ्रूटफुल न्यूमेरिकल्स हैं। हर तरह का ब्यौरा आपके सामने रखते हैं कि कैसे हमने स्ट्रेट लाइन बना के ग्राफ ड्रॉ करने हैं, कैसे कन्वर्ट करना है VT से AT में या XT में, और डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है। मजेदार सवाल है, मजेदार सब्जेक्ट है, बस जरूरत है छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को जोड़ने की, समझने की और उनको दिमाग में सेटल करने की। थोड़ा मोबाइल फोन से दूर होके पढ़ाई करिए और अपने जज्बातों को आगे लाते हुए, अपनी सक्सेस को आगे लाते हुए, अपने लाइफ के जो भी गोल है उसको अचीव करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।